viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss 2016 past paper MCQ of Jinnah Sindh Medical University केमिस्ट्री पोर्शन। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने 2016 के पास पेपर एमसीक्यूज को डिस्कस करना है जो एसएमसी ने दिए थे। उसका सिर्फ आज केमिस्ट्री पोर्शन, देन हम वाया जो बायो का पोर्शन है या फिजिक्स का पोर्शन है वो डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन ये आया है कि जो हमारा टेस्ट लेगी इस बार वो लेगी जिन्ना मतलब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी एसएमसी टेस्ट लेगी। तो 2016 में डाओ और जिन्ना ने बैठ के 7 पेपर निकाला था। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो 2016 के पास पेपर। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला एमसीक्यू। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। को जो कंपाउंड दिया गया है इसका आयुपेक नेम पूछ रहा है। तो देखिए आयुपेक नेम आपको पहले कैसे मालूम करना है कि आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद नंबरिंग देनी है। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ए बनेगा, 3 इथाइल 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। क्लियर हो गया। सो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेटाबोरिक एसिड व्हेन हीटेड प्रोड्यूस। कि जब मेटाबोरिक एसिड को आप हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहले आता है बोरिक एसिड। जब हम बोरिक एसिड को हीट करवाते हैं तो उससे निकल आता है मेटाबोरिक एसिड, और उसके बाद मेटाबोरिक एसिड को फिर से जब हीट करते हैं हम तो हमको टेट्राबोरिक एसिड मिल जाता है। तो आपको ख्याल करना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है मेटाबोरिक एसिड को जब आप ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा। मैंने क्या बताया कि मेटाबोरिक एसिड को ट्रीट करने पे हमें टेट्राबोरिक एसिड मिल जाता है। तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आप इसकी इक्वेशन याद कर लें। यहाँ पे मैं इक्वेशन दे रही हूँ, ये मेटाबोरिक एसिड है, यहाँ पे टेट्राबोरिक एसिड हमें मिल जा रहा है, साथ में पानी निकल आ रहा है। सो हमारा सी ऑप्शन ये से करेक्ट हुआ। अमाइलोपेक्टिन हैज डैश लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन को किस तरह की लिंकेज है? देखिए अमाइलोपेक्टिन ना एक स्टार्च का मॉलिक्यूल है या स्टार्च का एक कंपाउंड है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अमाइलोपेक्टिन में ये स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। इसके पास लिंकेजेस होती हैं, एक अल्फा 1,4 पे लिंकेज होती है और दूसरा इसकी होती है अल्फा 1,6 पर। ये एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वन इज नॉट अ मोनोसेक्राइड। कि इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है। मतलब यहाँ पे जो लैक्टोज है ना वो एक डायसेक्राइड है। लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में, तो वो एक डायसेक्राइड है। वो कंसिस्ट करता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज पर, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स हुए ना ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, इसलिए डायमोनोसेक्राइड है। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस एक्सेप्ट वन। सब प्रोसेसेस जो है ना वो फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं, सब एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक नहीं होता, वो होता है लाइपेज। ये केमिस्ट्री के बुक में फुल ग्राफ बने हुए हैं, आप देख लेना एक बार, फुल इक्वेशन के साथ बने हुए एंजाइम। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इज सेम। वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसका पहला वाला स्टेप होता है वो सेम होता है? वो E1 का और SN1 का होता है, क्योंकि E1 और S1 क्या होते हैं, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होते हैं। तो इनका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना ये सेम होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो डी बन रहा है। तो हमारा आज के ये तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आ गए हमारे पास, ऑल आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर अल्कोहल टू प्रोड्यूस एल्कीन एक्सेप्ट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेसिकली क्या होते हैं कि किसी भी कंपाउंड में से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाने को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और जिसने निकाला उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ए, बी और डी ऑप्शन है ना ये तीनों गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है, लिहाजा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। एक और बात आप गौर कर लें कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो ठीक है डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, लेकिन ऐसा मत कर देना कभी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल दो आप, कि वो भी नहीं है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लिहाजा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। बोल रहा है इन द एंड ऑफ प्रोडक्टेबल डैश आर फाउंड।
कि जब प्रोडिक्ट टेबल ख़त्म होती है तो क्या फाउंड होता है, तो वहाँ पे नोबल गैसेस फाउंड होती है। कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये ना 5-6 गैसेस जो होती है, 6 आई थिंक 6 गैसेस फाउंड होती हैं हमारे एंड पे। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड टू एड इन गिवन डायग्राम टू एरोमेटिक बेंजीन। मैंने यहाँ पे पिक्चर ये डाल दी है, आप ये पहले देखिए। तो क्या है ना, बेंजीन के पास क्या होता है, C6H6, एक तो उसके पास 6 कार्बन है और अल्टरनेटिव उसके पास डबल बॉन्ड्स भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स भी होते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर पे डायग्राम दिए है ना, वो आप देख लें, इसमें डबल बॉन्ड्स भी हैं, सिंगल बॉन्ड्स भी है, 6 कार्बन भी है। लिहाजा इसमें इसको पूरा एरोमेटिक बेंजीन बनाने के लिए हमारे पास एक जो H है ना, उन्होंने काट दिए। तो यहाँ फुल डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इसमें 6 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन इस डायग्राम में क्वेश्चन पेपर वाली में एक हाइड्रोजन निकाली हुई है उन्होंने, तो हमारे पास इसलिए ए ऑप्शन। सो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट इज। हमें वैल्यूज बतानी है। देखिए थर्ड ऑर्डर बोल रहा है ना, तो ऑर्बिट जो है थर्ड है वो उसका स्क्वायर करते हैं। अगर फोर्थ ऑर्बिट बोलता तो आप फोर्थ का स्क्वायर कर देते, अगर 2 बोलता, सेकंड ऑर्बिट बोलता तो आप सेकंड का स्क्वायर कर लेते। और 0.529 है ना, ये किसी इक्वेशन से हमने डायरेक्ट कर लिया है, इसको सिर्फ आप याद कर लें। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना आइडियल गैस की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। क्लियर हो गया। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि एंथैल्पी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड अपॉन, तो वो भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। तो मैंने 2 डाउट्स आपको सॉल्व करा दिए, एक इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर और दूसरा एंथैल्पी भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। एंथैल्पी भी प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, आइडियल गैस की एंथैल्पी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे तो इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है आइडियल गैस की, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अल्केन C6H14। तो ये फॉर्मूला हुआ हेक्सेन का। क्लियर। तो इसके जो आइसोमर्स होते हैं ना, 5 होते हैं। देखिए इसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ट्रिक्स टू रिमेंबर आइसोमर्स ऑफ अल्केन। आप एक बार वो उस ट्रिक को देख लें, आपको पूरे अल्केन्स की जो है ना आइसोमर पता चल जाएंगे। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम कोरिस्पॉन्डिंग टू स्टेट ऑफ। देखिए ग्राउंड स्टेज की बात की जा रही है, तो ग्राउंड स्टेज में जो एनर्जी होती है ना, वो मिनिमम होती है। अगर आप जैसे जैसे एक्साइटेड स्टेज पे जाने की कोशिश करते हैं ना, एनर्जी गेन करते जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेज तक पहुंचने तक आपको एनर्जी मिल जाती है ज़्यादा, लेकिन ग्राउंड स्टेज पे क्या होता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी होती है, आपके पास थोड़ी सी मिनिमम एनर्जी बच जाती है। सो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड, अ सैंपल ऑफ गैस 1.28 ग्राम एट 28 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम ऑफ 2.50 × 10 part 12 milliliter and the pressure is 715 torr. What is the molar mass in grams? तो आपको मोलर मास इन ग्राम्स मालूम करना है, न्यूमेरिकल है। इसकी सॉल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दे रही हूँ, तब तक के लिए ऑप्शन याद कर लें, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मास हमने जो क्वेश्चन में लिख दिया, उसके बाद टेम्परेचर था डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको हमने कन्वर्ट किया केल्विन में, हो गया हमारे पास। वॉल्यूम था मिलीलीटर में, हमने उसको कन्वर्ट किया लीटर में। प्रेशर गिवन था क्वेश्चन में टॉर में, तो हमने कन्वर्ट किया इसको एटीएम में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई, PV = nRT। एन को हमने ओपन किया तो एन क्या था, इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, हमको मास मालूम करना। तो अभी मास को बाहर निकाल दें, उसके बाद इन पूरे सम्स को आप एडअप कर लें। एडअप करने के बाद इस इक्वेशन में रीअरेंज कर लें, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा विच इज़ 131.3। थोड़ा क्वेश्चन को समझें और उसके बाद सॉल्व कर लें, आ जाएगी आंसर किसी भी क्वेश्चन के। कॉमन नेम ऑफ ऑक्टाडेनोइक एसिड इज डेकोनोइक एसिड इज। तो इसका जो होता है ना कॉमन नेम, इसको स्टेरिक एसिड बोलते हैं। स्टेरिक एसिड जो होता है वो कॉमनली एनिमल्स और प्लांट्स के फैट्स में होता है, और ये कभी कभार ना फाउंड होता है कोका पाउडर, कोका बटर में, कोका पाउडर में। आप देखेंगे ना तो पीछे से लिखा होता है कि स्टेरिक एसिड उसकी इंग्रेडिएंट्स में। तो ये भी एक जनरल सी बात है, याद रख लें। सी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आ गया हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय। देखें, शेप अगर बात कर रहा है तो आपको ये हो गया अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, कभी कभार ये भी होता है कि वो पूछ लेता है कि साइज बता दें आप, तो साइज के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगता है। क्लियर हो गई बात? तो दोनों चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, सो बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच स्ट्रक्चर शोज अ प्राइमरी अल्कोहल दैट कैन नॉट बी डिहाइड्रेट टू फॉर्म एन अल्केन। कि वो कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है जो अगर डिहाइड्रेट करें उसको तो वो अल्कीन में कन्वर्ट नहीं होता, वो होता है मीथेनॉल। इसका रीज़न आप ये समझें कि किसी भी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, लेकिन मीथेनॉल के पास 1 कार्बन है CH3OH, इसलिए वो डिहाइड्रेट नहीं हो सकता। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्लियर हो गई बात? उसके बाद है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना। वो स्पीड अप किस रिएक्शन को किस डायरेक्शन में करेगा? वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा, या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, या रिवर्स रिएक्शन में करेगा। इसलिए हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो अ कैटलिस्ट बी वाला, सो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट वॉल्यूम ऑफ KCl इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। के ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें वॉल्यूम मालूम करना है KCl का। क्लियर हो गया? तो मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको नेक्स्ट स्लाइड पे, आप वो देख लें पहले, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी आ गया हमारी MH, तो ये सॉल्व कर दिया है। पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं इक्वेशन के साथ। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास अपॉन मोलर मास हमको गिवन है KCl का, जो हम निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन का। तो KCl का 74.5 होता है। सो नंबर ऑफ मोल्स KCl में कितने होते हैं आपको इक्वेशन में देख सकते हैं आप। 2 × 74.5 कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स KCl के 2 हैं। उसके बाद 2 निकाल देंगे तो डेंसिटी की इक्वेशन के मास और मोलर वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम निकाल दें यहाँ पे तो आपको 75 लगभग अप्रोक्स आपको आंसर 75 मिल जाएगा। आंसर में 74.5 आपको अप्रोक्स चाहिए, तो आप 75 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे थॉमसन डिटरमाइंड। सो जे थॉमसन साइंटिस्ट था, उसने डिटरमाइन किया था, तो उसने ना EM रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था जे थॉमसन ने। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, तो ये याद हो गया होगा आपको। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n = 2, L = 1, m = -1, 0 + 1 r। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करके आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी। जब आप इक्वेशन निकालेंगे तो आपको बी आंसर मिल जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद इफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज बिटवीन 2 एटम्स इज लेस देन 1.7 द बॉन्ड इज नेसेसरली। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस है 1.7 से, तो ये कोवेलेंट है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सपोज करें अगर क्वेश्चन में आ जाता 1.7 से ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये होता आयनिक कैरेक्टर। क्लियर हो गया आपके पास? तो यहाँ पे तो लेस है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हो गई होगी बात? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें लोएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है। देखिए, लोएस्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मतलब उसके पास ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर हो गई बात? सो टेट्राक्लोराइड जो होता है ना, उसके पास लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से, जब आप एक कंपाउंड का निकालेंगे तो। इसलिए हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड ए ऑप्शन जो बन रहा है हमारा, वो करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? बेरिलियम क्लोराइड में तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होता है, लिथियम में भी ज़्यादा, इसलिए एक करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आ गया जिसकी वैल्यूज आपको गिवन है, Kc की वैल्यू गिवन है, N2O2 की वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन में देख लें आप 0.1 0.1 0.1 सबकी गिवन है। उसके बाद NO की पूछ रहे हैं आपसे कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया? पहले इसका करेक्ट ऑप्शन देख लें, उसके बाद जो मैंने पिक्चर डाली हुई है उसको देखते हैं। क्लियर हो गया? अभी यहाँ पे इक्वेशन मैंने पहले ही रीअरेंज कर दी है। Kc = 0.1, N2 = 0.1, O2 = 0.1। Kc की वैल्यूज मालूम हुई है 0.1,
NO की मालूम करनी है, NO स्क्वायर में है तो आपको क्या करना है कि NO को बाहर निकालना है, उसका स्क्वायर खत्म करना है। वो कैसे खत्म होगा, अंडर रूट से खत्म होगा। उसके बाद अंडर रूट के पास ये वैल्यूज पुट कर दे, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज 0.030। तो ये एक अप्रॉक्स आंसर है, मेमोराइज कर लें तो आपके पास आसानी हो जाएगी। द ज्योमेट्री ऑफ H2S इट इज डायपोल। ज्योमेट्री पूछ रहा है H2S की और उसका डायपोल पूछ रहा है। ज्योमेट्री जो होती है ना H2S की वो होती है एंगुलर और उसका डायपोल होता है वो नॉन जीरो होता है। उसके बाद आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट होता है या अबंडेंट होता है, वो होता है एल्यूमिनियम। क्लियर हो गई बात। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहले आंसर देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे इसको फुल तरीके से समझते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अभी देखिए स्लाइड। सो गाइज जैसा कि मैंने बताया आयरन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। पहले मैग्नीशियम की हाइब्रिडाइजेशन निकालें, ठीक है। मैग्नीशियम की खाली नहीं, मैग्नीशियम के पास +2 है उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें। उसके बाद Ti+3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालें। उसके बाद V+3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें। Fe+2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालें। चारों की निकाल दें। चारों के बाद आपको जो पता चलेगा ना, क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है। देखिए मैग्नीशियम +2 के पास 0 है, टाइटेनियम +3 के पास 1 है, वेनेडियम +3 के पास 2 है। उसके बाद आयरन +2 के पास 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आपको समझना है, क्लियर करने डाउट्स। क्लियर हो गई बात। लास्ट क्वेश्चन, ये आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। इसका फंक्शनल आइसोमर पूछा जा रहा है तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये जो कंपाउंड है ना दिया गया है इसका नाम है 2-पेंटेनोन, यहाँ इसको आप बोल सकते हैं पेंटेन 2-1-ओन। क्लियर हो गई बात। और इसका फंक्शनल आइसोमर का नाम है पेंटेन 1-एल या अल आप बोल सकते हैं। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ये फंक्शनल आइसोमर पूछ रहा था, फंक्शनल आइसोमर की भी बात हमने कर ली। So if you like this video, please like, share and subscribe this channel. So thank you for watching this video. अगर आपको किसी और ईयर के पास पेपर चाहिए या कोई और पोर्शन चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। So तब तक के लिए थैंक यू।